पहल एकेडमी के इस महत्वपूर्ण मंच से मैं दीपक कुमार चतुर्थ पत्र के लिए आपका आमंत्रण करता हूं और आपके प्रति शुभकामना प्रकट करता हूं। हम लोग आज हिंदी के पाठ को लेने जा रहे हैं। हिंदी के विषय में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और आपको पता ही है 120 नंबर की जो हिंदी है ये पूरे पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक भार वाला है। और आश्चर्य की बात यह है कि सर्वाधिक उपेक्षित भी है ये, क्योंकि यहाँ तो सब लोग हिंदी के प्रकांड हैं, सब लोग हिंदी के प्रकांड हैं। सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले तो सोचते हैं कि 2 किताब उठाई और पढ़ लिया और आगे हिंदी के विद्वान बन गए, तो ऐसा नहीं है। और यही कारण है, यदि सब प्रकांड ही होते, सब जान रहे होते, तो अंक जो है ना सबके हिंदी में 90-100 आ रहे होते। आज आप आरपीएससी का सूची उठाइए तो मुश्किल से लोगों के नंबर हिंदी में 50-60 आ रहे हैं, अंग्रेजी में 20-22 आ रहे हैं, तो कुल मिला के 100 के आसपास वो लोग स्पर्श कर पा रहे हैं। जबकि इसमें जो संभावना है वो 150-60 तक है। तो 150-60 तक नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों 1-2 के ही आ रहे हैं? तो उसका यही अर्थ है, यही भाव है इसका कि हम इसको ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी हिंदी को बढ़िया से ठीक से पिया जाए, हिंदी को ठीक से प्रयोग में लाया जाए, और आप जिस दिन ऐसा कर लेंगे, हिंदी आपको कृत्य बोलते हैं हिंदी में, आपको कृत्य कर देगी, आप का उद्धार हो जाएगा। तो आइए मैं ज़्यादा भूमिका ना लेकर के वर्णों के विषय में थोड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए वर्ण जो है ना ये अंग्रेजी के जो ABCDEFGH 26 हैं, ये तो ठीक है अपनी जगह हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, एक दूसरे से संपृक्त नहीं होते हैं। हिंदी के वर्णों की विशेषता ये है कि वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और तीसरा वर्ण बन जाते हैं, कुछ संधि नियम के अनुसार, कुछ प्रत्यय नियम के अनुसार, कुछ सामान्य नियम के अनुसार। तो यहाँ देखेंगे कुछ सामान्य नियम है, यानी भारतवर्ष में आप रहते हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो आपको बाईं ओर चलना है, नहीं चलते हैं तो आप नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड चलना है। तो ये अंडरस्टूड है, इसको कोई अलग से बताने नहीं आएगा। तो ऐसे ही हिंदी में कुछ नियम ऐसे हैं जो अंडरस्टूड हैं और लोगों को पता ही नहीं है, उसको वो अलग विशिष्ट नियम मान के चलते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो विशेष प्रकार के हैं, कुछ नियम ऐसे हैं कि आज तक भारत सरकार का हिंदी निदेशालय विचार विमर्श ही कर रहा है, एक रूप निर्धारित है लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है। तो बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, बहुत सारी स्थिति, लेकिन हाँ ये सारी विसंगतियां और चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, ये आपके लिए तो सब कुछ एकदम फुल प्रूफ रूप में बढ़िया से उपस्थित है, उनको समझना है, जानना है। तो हम वर्ण परिचय की यदि बात करें, क्योंकि वर्ण जो है हमारे हिंदी वाले वो अंग्रेजी से अलग होते हैं। और एक बार और बता दूं मैं, जो वर्ण हैं वो भगवान पाणिनि के जो सूत्र है ना, वहाँ से हिंदी वालों ने लिया है। देखिए ध्यान देने की बात है, वहाँ से लेने के कारण इसमें ऐसी वैज्ञानिकता है, ऐसी व्यवस्था है कि आप आश्चर्य करेंगे। और पाणिनि का जो वर्ण वाला जो मूल सूत्र है वो है अ ई उण आदि। अ उण ऋ किस तरह संस्कृत वालों का सूत्र है। आप में से कुछ बच्चे जो संस्कृत जानते होंगे उनको ये याद होगा, हमें संस्कृत में नहीं जाना है, पर हम हिंदी वालों ने जो वर्णमाला लिया है वो यहाँ से लिया है। इसे कहते हैं माहेश्वर सूत्र, पाणिनि की चतुर्दश सूत्र है, वहाँ से हमने हिंदी वर्णमाला ली है। तो यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कुछ लिया है, कुछ हमने अपना आवश्यकता अनुसार बदलाव किया है। तो हिंदी वर्णमाला में यदि हम वर्णों की बात करें तो वास्तव में वो वर्ण हैं, मैं सारे वर्णों को एक बार लिख देता हूँ, उन वर्णों को देखिए आप। ये देखिए, ये जो वर्ण हैं, सबसे पहले हम लेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण है ना, इसी को अच भी कहते हैं, स्वर कहें या अच कहें एक ही बात है ना।
और वो स्वर वर्ण संस्कृत में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। हिंदी में भारत सरकार ने जिन वर्णों को मान्यता दी है, जो वर्ण हमारे योग्यता निर्धारण में चीज़ों को समझने में सहायता देते हैं, वो वर्ण इस तरह से हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। आपको समझना है। देखिए, आप में से कई साथी ऐसे भी हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने दूसरे एग्जाम देने जाएंगे, इसलिए हमें एक बिल्कुल व्याकरण ढंग से चीज़ों को बताना है। ये जो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ देख रहे हैं, यही 11 स्वर हैं हिंदी भाषा के। इसमें अंग, अ वगैरह कोई शामिल नहीं होता। आपको शुद्धता से याद रखना है, इन्हीं स्वरों से हम सारा हिंदी का काम निपटाते हैं, करते हैं। तो ये 11 स्वर हैं और इसके बारे में हमें 5-7 बातें जाननी हैं। ये जो स्वर है, इसके बारे में मैं स्वर के बारे में एक नंबर के क्रम में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। क में हम जानकारी ये लेंगे, एक ह्रस्व स्वर होता है। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम है लघु स्वर। एक क के तहत हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। और लघु स्वर को ही हम कहते हैं छोटा स्वर। तो ये जो तीनों बातें हैं, वो लघु स्वर, छोटा स्वर, ह्रस्व स्वर, वो किसका नाम है? वो अ का नाम है, छोटी ई का नाम है, छोटा ऊ का नाम है, री का नाम है। यहाँ समझने की बात यह है, स्कूलों में हम देखते हैं, सुनते हैं, वो लोग ऐसे पढ़ाते हैं: री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये वास्तव में गलत पढ़ाया जाता है बच्चों को। ये छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ नहीं है। वस्तुतः ये ए है, ये आई है, वो ओ है, वो औ है। वो चारों के चारों बड़े ही हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये छोटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इनको छोटा मानोगे ना तो सारा हिंदी का जो छंदस शास्त्र है वो सब फेल हो जाता है और बच्चों को गलत ढंग से बताया गया। और हम लोग उन्हीं बच्चों में शामिल हैं जो स्कूलों में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ जब इसको बड़ा ना कह के छोटा कहते हैं तो एक भ्रांति पैदा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, आज के बाद आप ध्यान रखिए, ये स्वर जो हैं कुल 11 हैं। इन 11 स्वरों में ए भी बड़ा है, आई भी बड़ा है, ओ भी बड़ा है, औ भी बड़ा है। अब देखिए, छोटे के नीचे मैंने छोटी लाइन लिखी है और बड़े के नीचे मैं बड़ी लाइन लिख देता हूँ। ये देखिए, बड़ी लंबी रेखा लिख कर दी हमने, ये बड़ी हो गई। बड़ा सिंपल है ये, इसको ही बड़ी करूँगा जैसे मैंने बताया। और आप कहोगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, इसको आप छोटा क्यों नहीं कह रहे हो? हमने तो बचपन से सीखा, 15 साल से ऐसा सीखते आ रहे हैं, 20 साल से। तो वास्तव में देखिए, लॉजिक जो होता है ना, सबको संतुष्ट कर देता है। लॉजिक ये है, बड़ा वो होता है जिसमें ज़्यादा बड़ी मात्राएं हों। देखिए, ए जो है ना, ए बनता, हम आगे सीखेंगे, ए बनता है औ और ई से। जिसके पास 2 चीज़ें हों वो छोटा कैसे हो सकता है? आई में भी 2 चीज़ है, अ और ए। ओ में 2 चीज़ है, अ और ऊ। और औ में भी 2 है, अ और ओ। और इसमें जो है ना, इसमें एक ही है, ऊ है। हालांकि इसमें भी 2 है, छोटा छोटा मिल करके 2 है। तो मैं मुख्य बात जो है ना समझने की, वो ये है कि ये जो अ है, अच्छा एक चीज़ और है, इसके बोलने में, ये जो हमने एक छोटी रेखा खींची, इसके बोलने में कम समय लगता है, इसके बोलने में ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। जो छात्र इस बात को समझ जाता है वो शुद्ध उच्चारण करता है। तो जैसे ये अ है तो इसको बोलेंगे अ, ये दीर्घ है तो इसको बोलेंगे आ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ह्रस्व दीर्घ का जो सिद्धांत है, ये काल उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। तो जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसको कहते हैं ह्रस्व। जो मैंने बताया आपको, तो ह्रस्व कितने वर्ण हो गए? ह्रस्व वर्ण हमारे हो गए अ,
ह्रस्व हो गया हमारा छोटी ई, ह्रस्व हो गया छोटा ऊ, और ह्रस्व हो गया बड़ी री, छोटी री। इस तरह से ये 4 वर्ण जो है ना, इसी का नाम छोटा स्वर है, इसी का नाम लघु स्वर है, इसी का नाम ह्रस्व स्वर है। और इसके पीछे का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, इसके बोलने में कम समय लगता है। अब यदि कहीं पर इत्र लिखा हुआ है तो जाहिर है इत्र जो है ई है, ये छोटा है, इसलिए छोटा कम बोलेंगे। और यदि कहीं पे ऋषि लिखा हुआ है, सी में छोटी, तो री को हम छोटा करके बोलेंगे ना, री बड़ा नहीं करके नहीं बोलेंगे, री छोटा करके बोलेंगे। तो इस तरह से इसको कम समय में बोला जाने के कारण इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए कुछ बातें हमारे वैज्ञानिकों, वैयाकरणों के द्वारा जो बनाई गई वो बातें याद रखनी है। और एक चीज़ होती है बहस करना, तर्क करना। तो तर्क का भी अवसर है, आप हिंदी में कहीं भी तर्क कर सकते हो, यहाँ कोई मनाही नहीं है। हिंदी भाषा ऐसी है, खास करके व्याकरण बोला जो भाग है वो ऐसा है कि कोई भी अच्छा सा तार्किक व्यक्ति आ जाए वो ज़्यादा बढ़िया समझता है। जो चुपचाप, तो इसमें 2 सिद्धांत हैं, या तो आप चुपचाप रटते चलिए, यदि आप चाहते हैं तर्क भी कर लीजिए खुद से, हमसे, तो बात और अच्छी तरह समझ में आती रहेगी। तो इसका तर्क का मतलब ये है अ ई उ री, इनका उच्चारण करने में समय कम लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, लघु का भी अर्थ होता है छोटा, और छोटा का अर्थ छोटा होता ही है। तो ये हो गया हमारे ह्रस्व स्वर की बात। अब मैं ख के अंतर्गत में इसके जो दीर्घ स्वर हैं, जिसको मैंने बड़ा बड़ा करके खींचा है, उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। देखिए नाम दे रहे हैं हम दीर्घ स्वर, और इसी को कहेंगे गुरु स्वर। गुरु स्वर, बड़ा स्वर या बड़ी मात्रा हम इसको बोल दिया करते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो कि एक ही प्रकार के दीर्घ स्वरों का नाम है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो इसको हम इधर इसकी वर्गीकरण इधर से करके, इसमें कौन कौन सा आएंगे, जब बाकी जो बच रहे हैं उन सबको लूँगा मैं, क्योंकि इसके बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे कहते दीर्घ स्वर। तो देखिए ए हो गया, ई आ गया, बड़ा ऊ लेंगे, है ना, और फिर इसके बाद आपके समक्ष है ए, आई, ओ और औ। देखिए इन स्वरों में अभी तक आप देखेंगे अन नहीं आया, अ के अनुस्वार ये नहीं आया, अ के बाद 2 बिंदी है विसर्ग वो नहीं आया, अ के बाद इस तरह से ये चीज़ आती वो नहीं आया, अ के बाद ये ऐसा होता है ये नहीं आया। देखो 4 तरह की चीज़ें हैं ना, ये अभी तक हमने छेड़ी नहीं है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये स्वर के किस प्रकार से हिस्से हैं, क्या फ़र्क है इनमें उनमें, उसको बाद में। अभी हम शुद्ध स्वरों की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध स्वर आपको जानना है, हिंदी भाषा के जितने भी तत्सम शब्द हैं, जितने भी प्रत्यय हैं, उपसर्ग है, संधियाँ हैं, जहाँ पर अटकते हो आप, वहाँ पे शुद्धता से बात याद रखनी है। ये सारा गड़बड़ झाला नहीं करना है, इसको हम स्वर के रूप में अलग से मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि है ही नहीं है उस तरह से, ये शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए इसको अलग रखा हमने। इसकी चर्चा हम बाद में जब इसको स्पष्ट रूप से बताएंगे तब करेंगे। अब हमारे पास कितने स्वर, दीर्घ स्वर हो गए, दीर्घ गुरु और बड़ा स्वर कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की संख्या में जो स्वर हैं ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ये 4 की संख्या में जो स्वर हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं उनमें यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए दीर्घ स्वर कितने हिंदी भाषा में, तो ये हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ये हैं। तो उस हिसाब से भी मतलब कुल मिला के स्वरों के विषय में, वर्णों के विषय में सही जानकारी बहुत आवश्यक है, तभी जाके हम जो देखिए जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, यदि हिंदी 120 की है, व्याकरण पूरे 50 अंक के हैं, तो 30 नंबर तक तो सब ले आते हैं, सेल्फ स्टडी से भी लाया जा सकता है। लेकिन 30 के आगे के नंबर लाने के लिए आपके रक्त में, आपकी आदत में हिंदी आनी चाहिए, और एक एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। आगे चल के हम अपवाद बहुत सारा देखेंगे। जब तक आप इन सिद्धांत को नहीं जानोगे तब तक हम
30 से ऊपर, 40 से ऊपर जाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए बेसिक बात जानना बहुत आवश्यक होता है, और ये बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह से हमने अभी 2 बातें ली मैंने, एक तो लिया मैंने ह्रस्व स्वर, दूसरा लिया मैंने दीर्घ स्वर। इसके 3 नाम हैं। और इसके बाद हम लेते हैं एक और है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा तो उसमें लेता हूँ मैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसके बाद आएगा संयुक्त स्वर। हैं, एक बार इसको आप देख लो ठीक से, तीनों एक ही जगह लिख देता हूँ मैं ताकि सुविधा रहे। एक होता है, तीसरा होता है जिसे मैं गौ संवर्ग में रखेंगे, उसका नाम है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्णों का मिलान से बना हुआ वर्ण। तो साफ दिख रहा है, देखिए औ मिलके ए बनता है तो ए संयुक्त स्वर है, औ मिलके आई बनता है तो संयुक्त। हालांकि इसका डिटेल और आएगा जब संधि पढ़ेंगे तब। अभी मोटे तौर पे हमने इन 2 वर्णों को जोड़ के ए आई ओ औ को बनाया है। तो ये जो 4 है ना, ये चारों संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो हमारे पास संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए? ए, आई, ओ और औ। यहाँ पे कोई ये पूछ सकता है कि साहब जो ऊ है ना, ऊ में ऊ और ऊ, ये दोनों मिलके भी तो बड़ा ऊ बनाया जाता है, इसको भी संयुक्त स्वर कहा जाएगा का? तो नहीं, हम ऊ से मिश्रित बड़ा ऊ जो बनता है इससे हम संयुक्त स्वर नहीं कहेंगे। संयुक्त स्वर के लिए आवश्यक है कि दोनों विजातीय स्वर हों, अलग अलग जाति के स्वर हों, तब संयुक्त। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ऊ का ओष्ठ स्थान है और अ का कंठ स्थान है, ई का तालु स्थान है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ईचु ऐसा नाम तालु, ये पाणि के व्याकरण का सिद्धांत है। तो इसका कंठ स्थान, इसका तालु, यानी विजातीय हो गए दोनों, इसलिए दोनों के मिश्रण से बनने वाला जो होगा वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। ऊ और ऊ जो है ना सजातीय हैं, एक ही तरह के हैं, इसलिए इनके मिश्रण से बनने वाले को हम संयुक्त स्वर नहीं कहते। ये हमारी व्याकरण की परंपरा रही है। एक बात तो ये। दूसरा जो री है ना, री, इस री को आप ध्यान से देखिए, इस री को हम त्र जैसा लिख के यदि हम एक बार करते हैं तो री लघु होती है, ये लघु हुआ करता है, देखो। और यदि आप इसमें एक करके दूसरा और कर दिया इस तरह से तो ये दीर्घ री होता है, जो हिंदी भाषा में ये नहीं है। इससे कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारी किताबों में संस्कृत के आचार्यों ने हिंदी वर्णमाला के ज्ञान में दीर्घ री की भी चर्चा कर रखी है। आपको भ्रांत नहीं होना है। और कई बार पूछ भी लेता है, भारत सरकार की कुछ परीक्षाएं थी, उसमें दीर्घ री से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था। तो इसलिए हम ह्रस्व री, दीर्घ री को ठीक से समझेंगे, जानेंगे। हालांकि आप कह सकते हो कि जो री जो है ना, ये स्वर में क्यों है? अच्छा, स्वर और स्वर क्यों है और व्यंजन व्यंजन क्यों है, इसके बारे में बड़ा प्यारा सा सिद्धांत है। देखिए, स्व मतलब स्वयमेव, रमते, स्वयमेव रमते यह स स्वरः, यानी जो स्वयमेव रमण करे, स्वयमेव उच्चरित हो, स्वयमेव अपना व्यवहार कर ले, उसको स्वर कहते हैं। कितनी प्यारी व्युत्पत्ति है देखिए संस्कृत वालों की। जो स्वयमेव उच्चरित हो वो स्वर है, और जो स्वयं उच्चरित न हो वो व्यंजन है। जैसे देखिए कैसे, अ बोलने में हम किसी की सहायता नहीं लेते, अ बोल जाते हैं, आ बोल जाते हैं, ई बोल जाते हैं। अतः एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इनके बोलने में हमारे जो मुखमंडल है, मुखा अवयव जो है ना, जिह्वा, दंत, तालु, कंठ, ये कोई आपस में ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत मामूली सा अपने आप इसका उच्चारण होता है, अ, आ, ई, ऊ वगैरह। तो स्वयं उच्चरित होते हैं। इसके विपरीत हम व्यंजन की चर्चा बाद में करेंगे। यदि क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, तो पता है आपको, क ख ग बोलने में हम बोल तो रहे हैं क, और क के साथ अ अपने आप आ रहा है। देख लो, आप बोल के देखिए, क बोला आपने, क, तो क बोलते अ आ गया अपने आप। तो व्यंजन की प्रकृति ये है कि जब इसे बोला जाता है तो इसके बोलने के साथ साथ स्वर अपने आप आ जाता है। स्वरों के साथ कोई व्यंजन उच्चारण कराने के लिए नहीं आता है। तो चूंकि ये स्वयं उच्चरित होते हैं इसलिए स्वर हैं, और जिनके उच्चारण में स्वर सहायता देते हैं वो व्यंजन होते हैं। री के बारे में बात खास ये है,
री इन सब में अपवाद है। री के उच्चारण में वास्तव में देखा जाए तो री जो है ना, री में र आ रहा है और ई आ रहा है। अब इसका जो मूल उच्चारण था वैदिक काल में वो इस तरह का नहीं था, ये स्वतंत्र ध्वनि हुआ करती थी। आजकल जो री है वो इस तरह से उच्चारित हो रही है। अच्छा, री के बारे में देखेंगे, महाराष्ट्र के ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, और वैदिक ब्राह्मण क्या सामान्य लोग भी, और आपके गुजरात के जो लोग हैं वो इस री को री नहीं बोलते, वो इस री को रू बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे गुजराती को बोलते, वो बोलेंगे कृष्ण, कृष्ण भगवान, ऐसा बोलते हैं, वो कृष्ण बोलते हैं। तो यानी उधर का उच्चारण मुझे लगता है भारतीय, उत्तर भारतीय लोगों की अपेक्षा उनका उच्चारण ज़्यादा सही है। इसी तरह से गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं ना, मैं संयुक्त वर्णों की चर्चा करूँगा, वो ज्ञानी नहीं बोलते, वो ज्ञानी बोलते हैं। आप देखेंगे आपके मित्र मंडली में कोई हो महाराष्ट्र का या गुजरात का, वो ज्ञानी शब्द नहीं बोलते, ज्ञानी बोलते हैं। तो मुझे भाषा का अध्येता होने के नाते, मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ, कोशिश करता हूँ मैं ईमानदार विद्यार्थी बनूँ, तो मैं विद्यार्थी हूँ अभी तक। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे उनका उच्चारण सही लगता है। हालांकि हम ज्ञान बोलते हैं, वास्तव में ज्ञान गलत है। मैं इसकी चर्चा और आगे करूँगा। तो मैं चाहता हूँ आप जिज्ञासु बनिए चीज़ों को। हमारी जो भाषा है ना, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर बातों को लेके बैठी है, उन बातों को समझ लो, जादुई असर हो जाएगी आपकी भाषा में। और दूसरी बात यह है, मैं जब बोलता हूँ आपके समक्ष चीज़ों को बोलता हूँ, मेरा प्रयास होता है कि आप मेरी जो पद्धति है बोलने की, वो उसको देखें, आप सीखें, उसी तरह से बोलें। क्योंकि हमेशा भाषाओं में क्या होता है, यदि आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो आप प्रशस्त माने जाते हैं। और जब आप अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, आप जिस भी एक्सेंट में बोलें, आप कुछ लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं, कुछ अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, तो कोई भी बढ़िया से सीख के उस एक्सेंट में बोला जाए तो आप प्रशस्त माने जाते हैं भाषावेत्ताओं के बीच में। पता चला आप हिंदी लिख रहे हो, हिंदी में अंग्रेजी घुसा रहे हो, उसमें मारवाड़ी घुसा रहे हो, तो सारा कचरा हो जाता है, आप अपना प्रभाव ख़त्म कर देते हो। तो मेरा प्रयास है कि मैं बढ़िया हिंदी बोलूं, जो भारत में जो हिंदी अच्छी बोली जाती है, जिसे भारत सरकार मान्यता देती है। तो क्योंकि मैं भारत सरकार में हिंदी भाषा की जो मंडली है, हिंदी निदेशालय में, उसमें भी मैं विद्वानों की मंडली में एक अन्यतम व्यक्ति हूँ, और मैं अपनी जो मंत्रणा है उसमें सहयोग देता हूँ, भारत सरकार से सम्मानित हूँ, और आए दिन कभी मीटिंग होती रहती, जाता रहता हूँ। भारत सरकार नई शिक्षा नीति और दूसरे मामलों में हिंदी पर बहुत अच्छा खासा काम करने जा रही है। और जब से मैं पहले विदेश में था, तो हमारी कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ दूसरे ढंग की थी, और अब हम जब हिंदी पढ़ाने लगे तो बहुत सारी कमियां हमें नज़र आईं, तो उन सबको मैंने उनके सामने रखा है, उस पर विचार हो रहा है। हिंदी और भारत सरकार सब पे विचार कर रही है। भारत सरकार, आपको पता ही है, आप जागरूक विद्यार्थी हैं, भारत सरकार भूगोल पे विचार हो रहा है, भारत को अखंड बनाने की इच्छा है उनको, और इनका विचार राजनीति पे भी है। ये न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने जा रहे हैं, पर सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ पे विचार चल रहा है इनका। तो जहाँ जहाँ जो अच्छे लोग मिल रहे हैं, लेकर के सब कुछ पे शोधन कर रहे हैं। आप भी आओ, देखो। अभी आपने देखा आपके एनएम दिनेश जी को उन्होंने खींच लिया, बेचारा 7 साल जेल में रह के आया, लेकिन चूंकि वो बंदा जो है ना, खरा आदमी, खरा सोना है, तो वो देखो सेंटर में जा रहा है। तो भारत सरकार की कोशिश है अच्छे अच्छे सब लोगों को लें, और भारत को आगामी आपने सुना होगा पीएम का जो घोषणा और जो भाषण है, वो कहते हैं 25 साल तक भारत जो है एक नए विश्व में देश के रूप में उभरना चाहिए। इसका मतलब है बीजेपी वालों का इरादा है कि वो 25 साल तक शासन करेंगे, समझे। खैर, हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, देश तरक्की करे, देश महान बने। मेरी इच्छा तो ये है कि देश को पहले स्थान पे होना चाहिए था, क्योंकि हमारा हिंदू कल्चर, हमारा जो बनावट है ना, उन बनावट को, उन विश्वासों को ये विश्व वाले शायद 100 साल बाद एक्सेप्ट कर पाएंगे। जो हमारा विश्व बंधित्व का सिद्धांत है, जो हमारा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, जो हमारे बड़प्पन है, जो हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है, ये इनको 50 साल लग जाएंगे सीखने में। उल्टा हो रहा है, हम पश्चिम की तरफ मुखातिब हैं, पश्चिम के मुखापेक्षी बन गए हैं। यही गलती हो गई, हम इन्होंने उल्लू सिद्ध कर दिया, आक्रांताओं ने और अंग्रेज़ों ने। अब स्वाभिमान जगा है,
तो अपनी आप भाषा ही देखोगे ना, तो भाषा में आपको ऐसा लगेगा यार गजब की भाषा है। तो सब में अच्छा कठिनता कहीं नहीं है, 2 2 4 4 4 8 जैसी कठिनता है बस। मैथ में जो प्लस माइनस की बात है वही यहाँ पे सब जगह देखेंगे आप। तो देखिए हमने 3 बात की, एक तो स्वर के बारे में बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने कचरा स्वर नहीं डाला है, और बहुत सारे स्वर हैं, इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हिंदी को ठीक से सीखने की आशा से आते हैं वो, तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। सबको हम वर्गीकृत करके रखेंगे। सबसे पहले शुद्ध तत्सम स्वर आपके सामने है 11, याद रखना है। और इसके बारे में विवेचना करते हैं तो हमारे पास ह्रस्व स्वर हैं 4, दीर्घ स्वर हैं कितने 7, और संयुक्त स्वर है हमारे पास 4। ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि इसमें विजातीय स्वर आपस में मिले हुए। इसका कंठ स्थान है, इसका तालु स्थान है, इसका कंठ स्थान है, इसका कंठ तालु स्थान है, इसका कंठ स्थान है, इसका कंठोष्ठ स्थान है। ये व्याकरण की गहराई है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम इसको संयुक्त स्वर कह रहे हैं। तो 1 2 3 हो गया, 3 बातें हो गई। चौथी बात हमारे पास ये है जिसे हम घ से इंगित करेंगे यहाँ पे, है ना। तो घ से इंगित करेंगे तो आपको जानना चाहिए कि अपना जो अ है ना, इस अ के साथ यदि आप अनुस्वार जोड़ देते हैं, इस अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, तो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनको जब जोड़ देते हैं अ को तो ये अ हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसी तरह से अ के साथ आप यदि इसको 2 बिंदी को जोड़ते हैं, इस बिंदी को विसर्ग कहा जाता है। देखिए ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या? अह बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से ये जो स्वर हैं, स्वर कौन कौन से हैं? अ स्वर है, अ स्वर में हमने चंद्र बिंदु डाल दिया तो ये क्या बनेगा? अ बनेगा। एक तरह से चंद्र बिंदु और अनुस्वार उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत तगड़ा काम करते हैं शुद्ध हिंदी लिखने में। ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि चाहे मर्जी चंद्र बिंदु लगा दिया, चाहे मर्जी आपने अनुस्वार लगा दिया तो गए काम से। समझ जाएगा परीक्षक इस बच्चे ने ठीक गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उदाहरण के लिए आप यदि, क्योंकि मैं से भी हटाना नहीं चाह रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, यदि आप आंगन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आंगन लिखते हैं और आप यदि अंगना लिखते हैं तो दोनों ही शब्द गलत है, क्योंकि आंगन में हमें अपेक्षा है चंद्र बिंदु का। क्यों है इसकी चर्चा आगे और मैं करूंगा, लेकिन बता दूं आपको मैं, चाहे जहां आप चंद्र बिंदु लगा दो, चाहे जहां आप अनुस्वार लगा दो, वो नहीं चलेगा। चलेगा, चल तो जाएगा, बस फेल के रूप में चल जाएगा। आप कितनी बार, इसलिए सारी बात आपको सीख लेना है बढ़िया से। जैसे अंगना है, इसका शुद्ध रूप होगा अंगना। ये तो शुद्ध लेखन, इसका ढंग देखिए, इसका अर्थ देखिए। आंगन जो शब्द है ना, ये आंगन शब्द ये तद्भव है। मैं तद्भव तत्सम का भी एक पाठ चलाऊंगा। तद्भव का मतलब शुद्ध संस्कृत वाले से बिगड़ा हुआ है ये आंगन। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आपने अमिताभ बच्चन गाना सुना होगा। वहाँ जो मेरे अंगने में जो शब्द है ना, अंगने में, वो आंगन का ही अंगने में गीत वाला रूप है वो। तो वहाँ जो अंगने होगा वो चंद्र बिंदु वाला ही होगा, क्योंकि संस्कृत में तत्सम जो होता है ना वो आंगन होता है, प्रांगण, आंगन, आंगन होता है, सॉरी। संस्कृत में जो शब्द है ना ये प्रांगण, तो प्र लगने से आंगन हो जाता है। बाद में जो शब्द है ये यहाँ पर आकर के आपका आंगन वाला जो इस तरह से बन जाता है। अच्छा, ये जो अंगना शब्द है, ये अंगना जो है ना, ये स्त्रीवाचक शब्द है, ये स्त्रीवाचक है। तो ऐसी व्यवस्था है। यदि तद्भव है, मैं बहुत महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूँ, यदि तद्भव है, नाक से उच्चारण हो रहा है, तो आप समझ जाना चंद्र बिंदु आएगा। और यदि तत्सम है, नाक से उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अनुस्वार आएगा। जैसे आप देखिए, माँ लिखते हैं,
तो अब कौन सा माँ सही है? मांस लिखते हैं, मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी। तो ऐसी बहुत सारी अव्यवस्था है यदि हम नहीं सीखें तो, और यदि सीख गए तो सुव्यवस्था ही सुव्यवस्था आपको नजर आएगी। इस बात पे हिंदी का प्रोफेसर स्पेशली ध्यान देता है, वो समझ जाता है ना। वो एक दाना निकालते ही पता चल जाता चावल पका है कि नहीं पका है, वही वाली बात है। छोटी छोटी बातों से परीक्षक पता कर लेता है कि इस बंदे ने मेहनत की है और इस बंदे ने मेहनत नहीं की है ना। तो अपने को बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, जानना है। अभी मैं पता है कई सारी बातें तो मैं खाली जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ आपके मन। यार अब आपकी चिंता होनी चाहिए कि यार गुरुजी अनुस्वार कब आता है, चंद्रबिंदु कब आता है, यार ये तो क्लियर करो आप। जिस दिन आप चिंतित हो जाओगे, मेरे लेक्चर में एक दिन ऐसा पाठ आएगा, सारा कुछ क्लियर कर देंगे। और हमारे पास जो सामग्री है, मैं इनसे बात करूँगा पहल के आयोजकों से, व्यवस्थापकों से, कि वो कैसे मेरी सामग्री आप तक पहुंचाएंगे। तो उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो, ये पूरी सामग्री भी है, फिर उसके प्रैक्टिस सीट भी है। कुछ तो यहीं कराएंगे, बढ़िया से आपको कराएंगे, और आपको शायद पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध कराएंगे शायद ये, तो उस रूप में आप ले करके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक भी मैं कहता हूँ, अपना जो एग्ज़ाम हो रहा, आज तक जो एग्ज़ाम हुए हैं 10, 12, 15 तो हमने करा दिए हैं, हो गए हैं। इसमें से मैं सही कह रहा हूँ, जिस दिन एग्ज़ाम हुए तो मेरी उत्सुकता हो रही थी, यार किसी बच्चे ने फ़ोन नहीं किया, मैं पता करता हूँ। मैं बार बार जा रहा था, ऑनलाइन देख रहा था, पेपर आए, क्योंकि पेपर 2-3 दिन बाद पता चलता है। तो जैसे एग्ज़ाम हुए, बच्चे घर पहुँचे, एक लड़की का फ़ोन आया। वो कहती, गुरुदेव आप क्या मजाक करते हो, पेपर आपने बनाया था, जितना जो बताया तो वही जैसा कैसा। मैंने कहा अरे पगली, मैं कहाँ से बनाऊँगा पेपर, मेरे तो आज 10 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। तो ये स्थिति होती है, एक बार नहीं, हर बार ऐसा होता है। मुझे याद है, मैं पता नहीं टोंक फाटक के पास से गुजर रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं था पेपर है, और पेपर दे के बच्चे आ रहे थे, वो छोरा एक पैर पे पड़ गया। गुरुदेव आपने जो लास्ट वाला पेज दिया था ना, सारा का सारा एज इट इज आ गया। तो ये कोई जादू नहीं है। देखो हम 25-30 साल से डूबे हुए हैं इसमें, हमें पता है पेपर वाला क्या पेपर बनाएगा, हमें पता है। हमें पता है ये सरल सेक्शन है, हमें पता है ये क्लिष्ट है, हमें पता है ये अपवाद है, और हम क्या करते हैं, अपवाद और क्लिष्ट को मिला के आपको सिखा देते हैं। अच्छा, उसको सिखाने से पहले मैं आपको नॉर्मल बात बता देता हूँ, तो आपको वो इजी लगने लगता है। फिर ऊपर से स्पेशल पेजेस और मैंने लिखे हुए हैं। जब परीक्षक रिसर्च करेगा 2-3 महीने तक, जो ढूंढ पाएगा वो मुझे 2 मिनट में हमारे पीडीएफ में उपलब्ध है। पर होता क्या है, दिक्कत ये है कि बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बच्चे उससे रिटेन नहीं कर पाते। चूँकि बच्चे रिटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें बार बार चीज़ों को लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो बच्चा रिटेन कर लेता है। तो चीज़ इकट्ठा करना, उसे तुम्हें देना, फिर उसे, वो कई बार होता है ना, माँ वो पिला देती है और नाक पकड़ के रखती है बच्चे का, ताकि उल्टी नहीं कर दे, सीधा रखते उल्टी नहीं करते। तो हमें भी वही करना पड़ता है, हम लिखते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आपको, मुझे पता, टेस्ट लेते हैं, देख लेते हैं आपने सीखा कि नहीं सीखा। तो सारी चीज़ों को बढ़िया से लेके हम करते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाता है। लेकिन हाँ, बाहर नहीं जाए इसके लिए आपको सन्नद्ध रहना पड़ेगा। एक शब्द है हिंदी में, निष्ठावान बनना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैशनेट। यदि आप पैशनेट हो गए ना, तो समझो 7 समुद्र की यात्रा सरल हो जाती है। तो पहले, सबसे पहले पैशनेट बनो। टाइम टू टाइम ये गुरुजन जो आपको मोटिवेशन देते हैं ना, वो मोटिवेशन से बढ़ के आप खुद मोटिवेट हो, और हमेशा मोटिवेटेड रहो। नेगेटिव बच्चों से, लड़कों लड़कियों से बच के रहो, है ना। और भी बहुत सारे आपको बाधित कर देने वाले तत्व मौजूद हैं। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो ऐसा उद्धारक तंत्र है, यंत्र है, और ऐसा मतलब आपको ध्वस्त बर्बाद कर देने वाला तंत्र, दोनों बात है। समझदारों के लिए वो उद्धारक है, और थोड़ी भी गलती हुई तो आपको ये एकदम गलत दिशा में ले जाने वाला यंत्र है। तो सावधान आपको होना है। तुलसीदास कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन। आपका साथी कलेक्टर बन रहा है और एक साथी रिक्शा चला रहा है, बात तो वही है।
तो जिसमें अच्छा पैसा कौड़ी जो है ना कभी बाधा नहीं बनती। ये जो मूर्ख जो है ना, जो कमज़ोर है मन से, वो लोग कहते हैं भाई ने डिस्टर्ब कर दिया, बाबा ने डिस्टर्ब कर दिया, उसने, ऐसा कुछ नहीं है। आप में यदि आग लग जाए और आपने सीखने का निर्णय ले लिया है तो पैसा कौड़ी, माई बाप, देश दुनिया, मित्र, कोई बाधा नहीं बनता। सब सहयोगी बन के आपके सामने आते हैं। गलती जो कुछ भी है हम लोगों में है। हम यदि मोटिवेटेड नहीं है ठीक से, हम यदि निष्ठावान नहीं हैं, तो आपको दूसरा चुंबक खींच ले जाएगा। और आपके निष्ठा रूपी चुंबक तगड़ा है तो दूसरे नकारात्मक तत्व यहाँ पे खींचे चले आएंगे, वो भी पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको परिचित होना है। तो मैंने 4 चीज़ें ली। एक तो मैंने लिया स्वर का परिचय, स्वर में क लिया, ख लिया, ग लिया और घ लिया, है ना। तो हमने इसी क्रम में आपको ये भी बताया कि कैसे अनुस्वार और चंद्रबिंदु शब्द बदल जाते हैं, बनते हैं। मैंने माँ को लिया 2 बार, बताया नहीं, मैं बता दूं आपको। ये जो माँ शब्द है ना, ये हिंदी का देशी शब्द है। अंग्रेजी में इसे मातृ शब्द कहते हैं, माता कहते हैं। हिंदी में हम लोगों ने माता शब्द को माँ के रूप में प्रचलित कर दिया। तो चूंकि हिंदी का अपना शब्द है, इसे तद्भव हो गया, इसलिए चंद्रबिंदु वाला ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा नहीं, है ही सही। ये माँ बिल्कुल गलत है। कोई लिख रहा है भावना में बह के लिख रहा है तो गलत कर रहा है। व्याकरण में तो नंबर कट रहे हैं उसके, शुद्ध शब्द शुद्धि में बिल्कुल 0 पाएगा वो, यदि माँ ऐसा लिखेगा। और रही बात मांस की, तो मांस जो शब्द है ना, ये तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। न मांस भक्षणे दोषः न मद्ये न च मैथुने इत्यादि श्लोक हैं संस्कृत ग्रंथों में। उसमें जो मांस है ना, ये तद्भव है ही नहीं, इसलिए मांस ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो ऐसे आपकी पूरी सूची में उपलब्ध कराऊंगा, पूरी सूची। आप उस सूची से बाहर कोई शब्द है ही नहीं, आप याद क्या करोगे भाई। कोई भी शब्द, कोई भी विद्या अनंत और अथाह थोड़ी है, सबकी एक सीमा है। भाषा हम बोलते हैं हिंदी भाषा, आधी से ज़्यादा बातें तो आपको पहले से मालूम है। पर आपको मालूम तो है, लेकिन आप जो सीखा हुआ है ना, उसमें 30 से 40% गलत आपको याद है, नंबर 1। नंबर 2, जो नई नई बातें हैं उसके बारे में आपको आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। इस तरह की चीज़ों को लेके चलेंगे हम। तो देखिए 1 2 3 4 क ख ग घ हो गया। और इसके बाद हम लेते हैं अंग करके है, जो आपको ये बताएगा किसके बारे में जानकारी हो गई। हमने अनुस्वार वाला सीख लिया, हमने विसर्ग वाला जाना कैसे बनता है, हमने, हाँ यहाँ मैं बताना चाह रहा था आपको, जितने भी आपके स्वर हैं सब में चंद्रबिंदु लग सकता है। देखिए मैं लगा ही देता हूँ, ये लगा दिया मैंने चंद्रबिंदु, ये लगा दिया, ये देखिए सब में चंद्रबिंदु लग सकता है, सब में। और अलग अलग शब्द बनते हैं। संस्कृत में तो इसके बहुत सारे शब्द बनते हैं, इस पर डिस्कशन चलता रहेगा, लग सकता है। इसको सबको कहेंगे हम सानुनासिक स्वर। क्या कहेंगे इसको? अनुनासिक वाला स्वर। क्योंकि चंद्रबिंदु होता है, इसके 2 नाम याद रखिए आप। एक नाम है अनुनासिक और दूसरा नाम है चंद्रबिंदु। तो जो आपको याद रह जाए, अनुनासिक ये संस्कृत व्याकरण में इसका नाम आया हुआ है, और चंद्रबिंदु जो है ना, वो हिंदी भाषा में तद्भव के रूप में इसका प्रचलन में है। ये सब हमने सानुनासिक कर दिया, अनुनासिक के साथ सारे स्वरों को कर दिया। हम चाहें तो सारे स्वरों के ऊपर अनुस्वार जोड़ देते। चलिए हटाइए, अनुस्वार जोड़ दिया हमने, ये हमने अनुस्वार जोड़ दिया, ये देखिए। तो अनुस्वार भी जोड़ा जा सकता है, चंद्रबिंदु भी जोड़ा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है, जैसा जो शब्द है, अब जैसे माँ में आ है, माँ में, तो इसमें चंद्रबिंदु आएगा। और मांस में आपको जोड़ना है, नासिका से उच्चारण करना है, तो अनुस्वार आएगा। तो ये व्यवस्था बात की बात है। पहले हम ये जानें, इसको चंद्रबिंदु कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। सारे स्वरों के ऊपर लग जाया करता है। ये ध्यान रखना, ये जो अनुस्वार है, ये जो चंद्रबिंदु, ध्यान से सुनना, ये दोनों चीज़ें कभी भी व्यंजन के ऊपर नहीं लगते। ये व्यंजन से इनकी दोस्ती नहीं है, ये सब स्वरों पे ही लगते हैं। यद्यपि चंद्रबिंदु स्वर की विशेषता है और अनुस्वार जो व्यंजन का ही छोटा रूप है, ये अर्ध व्यंजन माना जाता है। तो इस तरह से क ख ग घ, इसमें अंग करके अब मैं इसको बताऊंगा। चंद्रबिंदु अनुस्वार हो गया, इसको बताऊंगा, ये बड़ा विशेष है। इसकी वजह से
बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। मैं इसको बता दूं, आपको दिख रहा होगा ये, इसमें अनुस्वार बिंदी नहीं है, इसमें केवल आधा चांद है, चांद जैसी आकृति है, बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है, जिसको कहते हैं चंद्र बिंदु। इसे कहते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग, विसर्ग, इसे कहते हैं हम क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका नाम है अनुनासिक, अनुनासिक। इसका दूसरा नाम है चंद्र बिंदु। ठीक है ना। आरएस में सीधा ये संबद्ध नहीं है, लेकिन आपके संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्याय, विलोम, शब्द शुद्धि में ये सारी बात आपको ठीक से आनी चाहिए। इसलिए वो गलतफहमी नहीं करनी है। हमें कोई 5 लाख बच्चे यदि बैठ रहे हैं, उसमें आप 4.5 लाख में शामिल होते तो कोई महत्ता वाली बात नहीं है। आपको टॉप 3000 में 5000 लाने का हमारा प्रयास है पहल का, है ना। हम केवल 5 लाख में, मोटे मोटे तो मानना एग्ज़ाम देने वगैरह 5 लाख के जो बच्चे हैं, हम उसमें से सबको निकाल दीजिए बाहर, 4,95,000 लोगों को बाहर कर दीजिए। हमारी कोशिश है उस 5000 जो बचे ना, उस 5000 में भी टॉप 1000 में ले जाने का हमारा प्रयास है आपका। अब हम समुद्र भाई, ध्यान रखना, और तुम्हारे पास कितना घड़ा है, तुम्हारे पास कितनी निष्ठा है, तुम्हारे पास कितनी श्रद्धा है, तदनुरूप। देखिए एक कहावत है, साइकोलॉजिकल कहावत है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ये मैंने जाना है वास्तव में, ये समझ में नहीं आएगा आपके तुरंत, अर्थ तो आ जाएगा पर इसका भाव बड़ा गहरा है। यादृशी भावना यस्य सिद्धि, जिसकी जैसी भावना होती है उसको सिद्धि उसी अनुरूप मिलती है। एकलव्य में जबरदस्त भावना थी, वो बेटा घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करते 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 अर्जुन को पछाड़ डालने की योग्यता हासिल कर ली उसने। तो आप भी, हम टीचर्स क्या हैं, हम केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति हैं बस। मेहनत आप करते हैं, निष्ठा जैसी आपकी भावना। यदि आप मुझे ब्रह्मा मान के घर में मेरी मूर्ति ला के पूजा करना शुरू करोगे, वो नहीं चाहिए। आप मेरी बात को ब्रह्म वाक्य मान के उसकी आराधना करोगे ना, तो आपका संसार की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिंदी में 1 नंबर भी घटा दे। पर यहाँ बच्चे ऐसे हैं, पुरखे तो जानते नहीं कुछ, बच्चे की छोड़ उनके गुरु नहीं जानते कुछ, और आलोचना करते फिरते हैं उनका, जो पढ़ाने वाले लोग हैं। क्योंकि उनको क्या है, आज के टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छे अच्छे गुरु बड़े सुलभ ढंग से प्राप्त हो गए हैं, तो गुरु की उपेक्षा कर रहे हैं बच्चे। और उपेक्षा क्या करें गुरु का, गुरु तो मज़े कर रहा है, उपेक्षित खुद हो रहे हैं। इसलिए आपको जो भी है, इस मंच से जो भी पढ़ा रहा है, आप उसको ब्रह्मा मान के उसकी वाणी पे विश्वास करके बढ़िया से लगिए, आपका बेड़ा पार है। 120 कहीं नहीं है, किसी भी टॉपिक का 120 नहीं है। तुम खुद ही चंचल हो, भागते फिरते इधर उधर। अरे एक लुगाई चाहिए, एक लड़के को, एक युवक को, लुगाई लाओ, शादी करो, बच्चे हो जाएंगे। तुम 500 लुगाइयों को देखते फिरते हो, मरते रहते हो, अला वो चरित्र खराब करते हो, समाज को खराब करते हो, क्या मतलब है। एक गुरु को पकड़ो, एक संस्था को पकड़ो, समर्पित हो निष्ठा से, जो पत्नी देवी मान के उसकी पूजा शुरू करो। देखो स्वर्ग बन जाएगा पूरा भारतवर्ष, और सब के सब टॉपर बन जाओगे यदि एक निष्ठा के साथ श्रद्धा भाव से लग के जाओ। ठीक है ना। तो बीच बीच में मोटिवेशन देना जरूरी है, क्योंकि मूर्ख बच्चों का इतना संजाल है यहाँ पे, हम तो परेशान हो जाते हैं उनका उत्तर देते देते। आप एकलव्य बनो, निष्ठावान बन के जुड़ो, बहुत शानदार काम हो जाएगा। टीचर्स थोड़ी कुछ तीर्थ रास्ता बताते हैं। देखो हम लोग नहीं होंगे ना, तो तुम्हारा 5 साल लग जाएगा हिंदी सीखने में, 2 साल लग जाएगा हिंदी सीखने में। आप इतिहास, यहाँ धक्के खाए हुए जानकार सफल लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको, जो खुद सफल हुए हैं। मैंने कितने साल लगाए होंगे, वो सारा का सारा मक्खन 2 मिनट में आपको दे देते हैं, और आपको कहते हैं ये तो खट्टा मक्खन है, उपेक्षा करते हो आप। ऐसा नहीं, इनकी जो तपस्या है, इनका जो अनुभव है, उसको लो आप, एक ही से उद्धार हो जाएगा। तो ये टेंडेंसी भी रखो, बढ़िया से लगो। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेना आवश्यक रहता है, क्योंकि बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों को बताते रहना भी ज़रूरी है। मैं यदि ऐसा नहीं करूं तो सारी पढ़ाई व्यर्थ में चली जाए। तो 1 2 3 4 हो गया। अब हम किसे लें, ये पता चल गया, अनुस्वार है, ये विसर्ग है,
ये चंद्रबिंदु मैंने बताया, किसी में भी चंद्रबिंदु लग सकता है, सब में लग सकता है। अब हम आते हैं इस वाले पे, इसको कहते हैं आगत स्वर, जिसे मैं अलग से अंग के रूप में लूंगा। इसकी अलग कहानी है। ये देखिए आप, हम इसको ले रहे हैं अंग के रूप में। मैं इसे अंग के रूप में, क ख ग घ हो गया, अंग के रूप में ले रहे हैं हम। अंग में क्या है, ये देखिए, अ लिखा मैंने और इसको ऐसे किया, इसका नाम है आगत स्वर। और बहुत बड़ा सरल कंसेप्ट है। हिंदी भाषा क्या प्रगतिशील भाषा है। यहाँ जब अंग्रेज आए ना 18वीं-19वीं शताब्दी में, तो यहाँ हमारे लोगों से, संस्कृतज्ञों से, भाषावेत्ताओं से इनका आपस में आदान प्रदान हुआ चीज़ों का। तो उनके जो शब्द थे, हम उनके शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे उनके पास एक शब्द है, कॉलेज नाम का शब्द है, जैसे लिया जाए, है ना, तो कॉलेज का उच्चारण कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास स्वर कौन कौन से हैं। हमारे अभी देखा आपने, हमारे पास स्वर ये है, अ आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ये स्वर थे। तो ये जो क है, अब इस क में अ मिलाते हैं तो ये कॉलेज हो जाएगा। कॉलेज तो बोलते हैं ना अंग्रेजी इसको। यदि आ मिलाते हो तो ये कॉलेज बनेगा। कॉलेज, यूपी वाले लोग इसको कॉलेज ही कहते हैं, पर ये कॉलेज थोड़ी है। ये जो शब्द है, ये न तो कॉलेज है, तो अ से बनता है कॉलेज, आ से बनता है कॉलेज। देखना, ई से किलेज तो बोल ही नहीं सकते आप इसको, क्योंकि वो लोग कॉलेज बोलते हैं। तो किलेज नहीं है, ये कीलेज नहीं है, कूलेज नहीं है, कूले। ए से केलेज तो बोल ही नहीं सकते आप। ये तो हटा ही दो आप, इनमें से किसी से भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा बोलते ही नहीं है। एक हो सकता है ओ से, तो ये संभावना है कि आप इसको कॉलेज बोलें। आप थोड़ा उनको सुनना जरा, ये कॉलेज होता ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज बोलोगे तो हंसेंगे लोग, यार क्या कॉलेज बोल रहा है। कॉलेज थोड़ी बोलते हैं अंग्रेज। अंग्रेज अपने इस शब्द को कॉलेज करके बोलते हैं, कॉलेज। तो देखा गया कि हमारे पास जितने स्वर थे, उस किसी भी स्वर से हम इस अंग्रेजी के कॉलेज शब्द को नहीं बोल पा रहे थे। अब हम इसको लगा देते हैं। देखिए, इससे लगा के हम क्या बनाएंगे, कॉलेज। ये हो ही नहीं पा रहा था। तो भाई क्या करें फिर, हमारे तो सारे वर्णमाला के अक्षर जो हैं इस कॉलेज को नहीं बोल पा रहे। तब उन्होंने मिलके एक आगत स्वर का निर्माण किया। और जैसे बोला जाता है, ये क्या है, कॉलेज में जो ये ओ है ना, तो इसमें एक उन्होंने आगत स्वर बनाया, ये वाला। ये क्या है, आ और ओ के बीच की ध्वनि है। डिफ्थेंग बोलते हैं इसे अंग्रेजी के उसमें उच्चारण शास्त्र में। तो आ ओ के बीच की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए हिंदी में कोई ध्वनि नहीं थी, तो हमने आगत स्वर नाम के ध्वनि का निर्माण किया। और ये केवल और केवल अंग्रेजी शब्दों के लिए है। नॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्पिटेबिलिटी, बहुत सारे शब्द आप देखोगे वहाँ पर ये लगा रहे। खबरदार चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते आप, इसमें लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है आपका आगत स्वर। तो इसका जो उच्चारण है कॉलेज करके आ ओ के बीच के उच्चारण के इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा मूल स्वर नहीं है, ये आगत स्वर है। सोनिया जी यद्यपि हमारे यहाँ माननीय बहू हैं, हमारे यहाँ वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, क्योंकि उन्हीं के दल वालों ने, शरद पवार जी ने, पीए संगमा जी ने, इन सब ने विरोध किया, पार्टी छोड़ दी, अलग पार्टी बना ली, मैडम को बनने नहीं दिया। बीजेपी वाले तो बात की दूर की बात है। ऐसे ही ये जो है ना, ये आगत है। ये हमारा जो शुद्ध पंक्ति है ना, जात समाज का पंक्ति, उस पंक्ति में बैठ नहीं सकता। ये कौन, ये आगत स्वर। हाँ, अंग्रेजी शब्द जहाँ बोले जाएंगे, और कई बच्चे ठोक देते हैं इसको हिंदी तत्सम शब्दों के ऊपर, वो मूर्खता करते हैं। ये शब्द, ये जो आगत स्वर है, ये कभी भी हमारे तत्सम शब्दों पे नहीं जाएंगे। इस तरह से ये आगत स्वर हो गया। तो अंग तक हम पहुँचे। आज हमने स्वरों के बारे में आपको जानकारी दी है। मैं पता कर लेता हूँ संकेत से, समय यदि है तो, है ना। तो इस स्वरों के बारे में जानकारी है, और देखा आपने कितनी सारी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। तो इसका थोड़ा सा प्रश्न मैं
आपको कल भिजवाता हूँ, और इस पर आपकी जो जिज्ञासाएं हों तो वो जो अपना माध्यम है उस पर आप भेजिए, उसका समाधान करेंगे। ऐसे में फिर व्यंजन लूँगा। व्यंजन बहुत इंटरेस्टिंग है स्वर की तरह, इसमें बहुत सारा प्रश्न बाकी है, बाकी चीज़ वही है, यही 11 स्वर हैं। अब आप कह सकते हो 11 स्वर वो हो गए और ये आगत स्वर, ये 12 स्वर एक तरह से हो गए। तो इन्हीं 12 के चक्कर में पूरी हिंदी भाषा चलती है। इसके बाद हम व्यंजन लेंगे। व्यंजन में भी 5-7 प्रकार हैं, कैसे कौन जुड़ता है, क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या पूछा जाता है, इन सब चीज़ें चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करते हैं और कल पुनः अगली कक्षा में अपने सुबुद्ध पाठकों और श्रोताओं के समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।